नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप, और अब वक्त है बड़ी बात का। और बड़ी बात में एक अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हालांकि तमाम सीटें चुनाव के दौरान बहुत अहमियत रखती हैं। एक एक सीट के जरिए किसी पार्टी के प्रधानमंत्री को बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में हिसार और रोहतक दो ऐसी सीटें हैं जो बहुत मायने रखती हैं हरियाणा की सियासत में। हरियाणा की सियासत को इन सीटों ने काफ़ी हद तक प्रभावित किया है और प्रभावित करती हैं। अब यहां से जो उम्मीदवारों के नाम की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने जब अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था तो इन दो सीटों को छोड़ दिया था, लेकिन अब बीजेपी ने यहां से भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये जो बीजेपी के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, रतनलाल कटारिया को एक बार फिर से अंबाला से टिकट दिया गया है, नायब सैनी को कुरुक्षेत्र से टिकट दिया गया है, पहले राजकुमार सैनी को यहां से टिकट दिया गया था, फिर वो बीजेपी के मुखालिफ हो गए। सुनीता दुग्गल, उन्हें सिरसा से टिकट मिला। इसके बाद अगर बात की जाए तो अब कौन किसको टक्कर देगा, संजय भाटिया करनाल से टिकट उनको मिला है। जो अरविंद शर्मा चाहते थे करनाल से, उनको रोहतक से टिकट दिया गया है। रमेश चंद्र कौशिक सोनीपत से इनको टिकट दिया गया है। हालांकि इनके लेकर भी काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि कश्मकश में। धर्मवीर सिंह, इन्होंने तो ऐलान ही कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन फिर ये चुनाव लड़ रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह, इनके नाम को लेकर पहले से ही चर्चाएं चल रही थी कि इनको फिर से मौका मिलेगा, तो गुरुग्राम से टिकट मिला है। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को भी टिकट मिला है, और ये दोनों ही, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर, दोनों ही मंत्री रहे। विजयन सिंह हिसार से इनको टिकट मिला है, अधिकारी हैं, और अब वीआरएस के लिए भी इन्होंने एप्लीकेशन दे दी है। अरविंद शर्मा, इनके नाम को लेकर स्पेशली हम आज चर्चा करेंगे, और हिसार से विजयन सिंह, इनको लेकर चर्चा करेंगे कि ये कितना टक्कर दे पाएंगे यहाँ पर जो रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा हैं, और हिसार में जेजेपी, इनेलो और कांग्रेस के जो प्रत्याशी होंगे उनके लिए कितनी टक्कर दे जाएंगे। अब कांग्रेस की तरफ से किन किन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं वो भी। अब अंबाला में कुमारी सैलजा और रतनलाल कटारिया की टक्कर होगी। अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा की रोहतक में टक्कर होगी। टक्कर बड़ी दिलचस्प होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मुकाबला दिलचस्प होगा। कैप्टन अजय यादव और राव इंद्रजीत की अहिरवाल में टक्कर होगी गुरुग्राम से, यह बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा। कृष्णपाल गुर्जर और ललित नागर फरीदाबाद में एक दूसरे के सामने होंगे। हालांकि फरीदाबाद में अवतार सिंह भड़ाना को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे थे। धर्मवीर सिंह और श्रुति चौधरी एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने होंगे और चुनाव के दौरान एक दूसरे को चुनौती देंगे। तो वहीं सुनीता दुग्गल और अशोक तंवर एक बार फिर से एक दूसरे को, यहाँ पर अशोक तंवर को टिकट मिला है। तो ये यहाँ पर जो 6 सीटें कांग्रेस ने अपने नाम का ऐलान किया है, 6 सीटों पर। अब किस सीट पर कौन किसको तगड़ी टक्कर देगा, कौन सी सीट किसके खाते में आ सकती है। हालांकि बीजेपी सभी 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है, कांग्रेस सभी 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है। इनेलो भी ये कह रहे हैं कि हम भी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और सभी 10 सीटें जीतेंगे। और जेजेपी और आम आदमी पार्टी भी सभी 10 सीटें हरियाणा की जीतेगी, और एलएसपी और बीएसपी भी सभी हरियाणा की 10 सीटें जीतेगी। अब बाकी सीटें हकीकत में किसने कितनी जीती हैं, ये 23 मई को पता चल जाएगा। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजन सिंह जादौन साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर आनंद संवारिया जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से तरुण भंडारी साहब हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनेलो से प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जेजेपी से भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर आनंद संवारिया जी, सर, बहुत कशमकश करनी पड़ी रोहतक और हिसार की सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा को लेकर। बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा कि कौन दीपेंद्र हुड्डा को टक्कर देगा, और क्योंकि जीतना है यहाँ से नाक का सवाल बन गया है क्या। और हिसार से दुष्यंत चौटाला अगर चुनाव लड़ पाते हैं और कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा तो कौन मजबूत होगा। कुरैशी जी, ये तो मैं इनकार करूंगा कि कसमकस करनी पड़ी। अच्छा। बट हाँ, टिकट देते वक्त जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है वो बहुत सोच विचार, बहुत गहन तरीके से सोच विचार करता है। बिकॉज हम जो इलेक्शन लड़ते हैं वो जीतने के लिए लड़ते हैं, और ऐसा कैंडिडेट, देखिए पार्टी की जो उपलब्धियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन कैंडिडेट भी हम लोगों को काफी पॉइंट सोच करके वो उतारना पड़ता है। और वो जो हमारे अब 10 के 10 कैंडिडेट हरियाणा में, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कसमकस तो दूसरी पार्टियां कर रही हैं जिन्होंने अभी तक दे भी नहीं पाए हैं नाम। वी आर द फर्स्ट टू डिक्लेयर आवर नेम देयर एंड वी विल बी द फर्स्ट। पहले हम जब 23 तारीख को आएगा ये 10 के 10 नाम जो हैं जीत करके मेंबर पार्लियामेंट बन के जाएंगे। प्रवीण अत्रे साहब, किसको देंगे टिकट? टेंशन बढ़ गई कि आप बड़े बड़े मजबूत कैंडिडेट आ चुके हैं अब तो मैदान में। नासिर, पहली चीज तो ये
ये है कि कल 15 तारीख है, हमने जैसे शुरू में ही कहा था कि 15 तारीख को अपने कैंडिडेट्स हम डिक्लेयर कर देंगे। और रही बात टेंशन की, किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं है। जो आपने कहा बड़े बड़े नाम, देखिए राजनीति है, बड़े नाम बहुत छोटे हो जाते हैं कई बार। हमारे देश की राजनीति में ऐसे बड़े उदाहरण हैं, बड़े बड़े नेता, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, जिन्होंने चुनाव हारे हैं। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बात कह रहे थे कि उनका पार्लियामेंट बोर्ड ने बहुत सोच विचार किया। देखिए सोचा विचारा तो जरूर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सोच विचार के निर्णय किया कि अपने पास कैंडिडेट नहीं है, अरविंद शर्मा जी को कांग्रेस से ले आओ। ये सोच विचार करने का नतीजा है साहब। आपके पास खुद के पास कैंडिडेट नहीं है, आप दूसरी पार्टी से कैंडिडेट इंपोर्ट करते हो, ये आपका सोच विचार का नजरिया। और दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, हिसार से जिस उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है, लगातार भारतीय जनता पार्टी एक बात करती है, आप भी जानते हैं, वंशवाद की राजनीति, लगातार ये बात करते हैं। तो आप हिसार में जिसको उम्मीदवार बना रहे हैं वो क्या है? उनके पिताजी इस्तीफा दे रहे हैं सर। देखिए सुनिए, उनके पिताजी ने इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन जो उम्मीदवार हैं वो नौकरी में थे। टिकट मिलने तक तो भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं थे वो। पिताज राजनीति में थे, इसलिए तो टिकट मिला उन्हें। उनकी अपनी क्वालिफिकेशन राजनीति में क्या है? केवल ये तो ये क्या ये जरूरी है कि राजनीति में कोई क्वालिफिकेशन? मैं नहीं मानता, मैं केवल ये कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिस बात का बार बार ढिंडोरा पीटती थी, भारतीय जनता पार्टी, आपने बहुत बहस की है, बहुत बहस में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार एक बात का ढिंडोरा पीटते थे। अब खुद क्या है? मतलब आप जो बोलते थे वो अपने ऊपर लागू नहीं करते। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की रिवायत है, चाहे आप प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, चाहे नीचे प्रवक्ता को देख लीजिए, आप लगातार आपको इस चीज का एहसास होगा कि लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं। करनी और कथनी में फर्क मिलेगा आपको। आज यहाँ पे भी इन्होंने साबित किया करनी और कथनी में कितना बड़ा फर्क है, बड़ा स्पष्ट नजर आता है। देखिए जहां तक ये क्या वंशवाद यही है कि अगर किसी का पिता राजनीति में है और बेटा अगर राजनीति में टिकट वो चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, ये वंशवाद हो गया? भारतीय जनता पार्टी तो यही कहती है। आपने लगातार देखा, मोदी जी भी ये बार बार बोलते हैं। लेकिन उनके पिता अगर वीरेंद्र सिंह इस्तीफा दे रहे हैं तो उसको किस तरह से देखा? मोदी जी अगर मिलिंद देवड़ा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं तो उनके पिता का नाम लेके भाषण देते हैं। मोदी जी अगर किसी दूसरे उम्मीदवार की, चाहे वो जैसे वो संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त की कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो वहां पे उनके पिता, तो ये सब बार बार भारतीय जनता पार्टी बोलती है। जबकि मैं तो ये कहता हूं कि राजनीति में काबिलियत महत्वपूर्ण है, काबिलियत सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। लेकिन जो जिस बात को भारतीय जनता पार्टी लगातार बोलती रही, आज उसी के खिलाफ खुद काम कर रही है, तो इनको अधिकार नहीं है बोलने का। डॉक्टर आनंद संवारिया जी, अगर आप बोलना चाहे फिर मैं औरों के पास। क्योंकि आत्री साहब ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब ना देने के लिए मैं इनकी फ्रस्ट्रेशन समझता हूं। सबसे पहले तो इन्होंने पूछना कि जो कैंडिडेट खड़ा हुआ, क्यों है इनकी, मैं बता रहा, मैं आ रहा हूं कि क्वालिफिकेशन क्या है। अरे भारतवर्ष का जो भी एक आदमी यहाँ का वोटर है वो क्वालिफिकेशन होती है। और मैं इनसे ये नहीं उम्मीद करता था कि ये भाषण इतना बड़ा, जो अपनी फैमिली को नहीं बचा पाए, जो अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए। मैंने क्या बोला, बोल रहे कितना फर्क है दोनों में? नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप बोलिए मत, जब मैं बोल रहा हूं आप बोल रहे, सुनिए आपकी वो आपकी आदत है ये। जब मैं सुन रहा था ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनका जो वंशवाद जो है, असली वंशवाद तो वो है जिस पार्टी से बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी ये कहती है कि जो पार्टी एक फैमिली के द्वारा चलाई जाए, जहां अपॉइंट, वो है वंशवाद, वो वंशवाद है ना कि ये वंशवाद जो है। और यहाँ तो वीरेंद्र जी आदत है बोलते रहे। मैं कह रहा हूं कि हमारे मंत्री जी ने तो रिजाइन भी कर दिया है। ऐसी चीज कहीं भी किसी पॉलिटिक्स में नहीं मिलती है कि फिर आपके नेता भी बयान देते हैं ना, अगर किसी के पिता राजनीति में, बेटा टिकट ला रहा है तो नहीं। देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया वंशवाद की डेफिनेशन कि वंशवाद मतलब जो प्रधानमंत्री बोलेंगे वंशवाद की डेफिनेशन वो बोलेंगे, बीजेपी के लिए तो वही होगी ना। ठीक है, वैसे तो हम वंशवाद पर नहीं कर रहे थे, हम पूरे खासतौर से 2 सीटों और तमाम सीटों पर। तरुण भंडारी जी, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जीत रहे हैं क्या अरविंद शर्मा के आने के बाद? क्योंकि जाट बेल्ट है, लगातार हुड्डा परिवार यहां से जीतता आया है, तो इस बार मुश्किल हो सकती है। नासिर जी, हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं, हमने 6 उम्मीदवार घोषित किए हैं, 4 उम्मीदवार हमारे 1 या 2 दिन में घोषित हो जाएंगे। जहां तक आपने पर्टिकुलर रोहतक की बात करी और दीपेंद्र हुड्डा की बात करी, अरविंद शर्मा जी पहले हमारी पार्टी में 2 बार सांसद रहे, पहले इंडिपेंडेंट सांसद रहे, फिर हमारी पार्टी में आए, 2 बार वहां सांसद रहे, फिर बीएसपी में जाके उन्होंने अपने प्रदेश के अध्यक्ष बने और 2 जगह चुनाव लड़ा, वहां हारे। फिर वो बीजेपी में चले गए। जब बीजेपी में टिकट नहीं मिल रहा था तब भी कांग्रेस के परसों संपर्क में थे और लगातार हमारे संपर्क में थे और हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे। अच्छा। आज
फिर अगर वो आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेते तो कहां से टिकट देते? नासिर जी वो तो हमने ज्वाइन नहीं करवाया तो बात खत्म होगी, उस बात की बात चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। इनको रोहतक से या बाकी जगहों से कितने बड़े बड़े स्टार्स के नाम आए, कहीं पे सनी देओल का नाम आया, वीरेंद्र सहवाग का नाम आया, हंसराज हंस जी का अंबाला से आया, कितने लोगों के बड़े बड़े इन्होंने नाम लिए, परंतु सभी लोग मना कर गए हरियाणा की राजनीति में चुनाव लड़ने की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे इस प्रदेश की जनता के साथ और देश की जनता के साथ, उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। आज अरविंद शर्मा जी हो चाहे कोई भी हो, इनके जितने भी उम्मीदवार हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब उन चीजों का जो नरेंद्र मोदी, जो कि इनका सबसे बड़ा, जिनके नाम पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने हर भाषणों में महंगाई की बात करी, रोजगार की बात करी, महिला सुरक्षा की बात करी, स्मार्ट सिटीज की बात करी, उन सब बातों का जवाब इनके कैंडिडेट्स को देना पड़ेगा, क्योंकि ये मोदी बन के चुनाव लड़ रहे हैं, चौकीदार बन के चुनाव लड़ रहे हैं। हर बात का 2 करोड़ रोजगार की मोदी साहब ने वादा किया था, परंतु आज तक वो वादा पूरा नहीं हो पाया। 2 लाख रोजगार प्रदेश की जनता के साथ प्रदेश की सरकार ने वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। स्वामीनाथन आयोग में कितने वादे गिनाऊं, कोई भी वादा आज, ना तो गंगा साफ हुई है, ना कोई स्मार्ट सिटी बनी है, जो गोद लिए गांव थे उनकी भी स्थिति चुनाव में कोई मेहनत, मैं बता, मोदी के नाम पर वोट तो मिल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज नासिर जी मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार नहीं, मोदी के नाम पर मिल रहे हैं। मैं कहता हूँ आज जो मैं ये बात कह सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ आनंद संवारिया जी, आप सुनिए, मैं ये बता रहा हूँ कि बीजेपी के सांसदों के नाम पर वोट नहीं मिल रहे सर। बीजेपी के सांसदों से लोग नाराज हैं, मैं लोगों के बीच में रहा, मैंने कम से कम हजारों लोगों से बात की है, प्रवीण अत्रे साहब, कि भाई सांसद को वोट नहीं दे रहे, खास खुल्लम खुल्ला लोग बोल रहे हैं। अब अगर वो दे रहे हैं तो मोदी के नाम पर दे रहे हैं, पता नहीं क्यों दे रहे हैं। देखिए ऐसा है नासिर भाई, आप मानता हूं कि आपने अगर 10, 20, 50, 100, 200, 400 हजारों से, मैं को 1000 से की होगी। देश की पॉपुलेशन 125 करोड़ से ज्यादा है, हमारे 100 करोड़ के करीबन वोटर हैं। आप कैसे कह सकते हैं जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आते? चुनाव के नतीजे, मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी के सांसद, बीजेपी के लोग अब भी मोदी के नाम पर वोट ले रहे हैं। नासिर जी इस बात का जवाब, अब ये आप बताइए कि क्या मिलेंगे नहीं मिलेंगे। 1 मिनट सर, तरुण भंडारी जी बात पूरी कर लीजिए। मैं जो आप मोदी जी की बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं, ये नॉर्थ इंडिया है जो हमारा, अगर आप हरियाणा की बात करो, अगर आप यूपी की बात करो, आप राजस्थान की बात करो, मध्य प्रदेश की बात करो, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ पे लगभग सारी की सारी सीटें मोदी जी के नाम पे पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। परंतु इस बार स्थिति इसके विपरीत है। आज लोग आंकलन करते हैं, जब 5 साल आप चुनाव में आप सरकार बना के आते हो, जो वादे किए होते हैं उसकी समीक्षा होती है, लोग जानकारी लेते हैं कि इन्होंने ये वादा पूरा किया नहीं किया, और नोटबंदी और तमाम मुद्दे रहेंगे। जनता आज हर चीज की समीक्षा करके फिर वोट देगी, मोदी का नाम नहीं चल रहा। और इन सब जगह पे आज स्थिति आप खुद आंकलन करके देख लेना कितनी भयानक स्थिति है। और मोदी के नाम पे अगर चंद वोट मिल रहे, वोट मिलना अलग बात होता है, जीत अलग बात होती है। जीत के कगार पे ये कहीं पे भी नहीं पहुंच रहे, और आज इनकी दुर्दशा होने वाली है। और जो अच्छे दिनों का इन्होंने वादा किया था, वो अच्छे दिन ना तो ये लेके आ पाए। 10 सेकंड में मैं इनकी बात करना चाह रहा हूँ। वो आप पे कह रहे थे, आप कैसे कहते हैं कि जब तक नतीजे नहीं आते सुनेंगे तो है नहीं, आएगा 23 को यही बैठेंगे हम जब तक। देखिए साहब, जब दुश्मन के कैंप में खलबली मचती है तो इसका मतलब है। एक मिनट तो आनंद संवारिया जी, क्या इस बात को आप सही मानते हैं? इस बात को आप सही मानते हैं, बड़े दिल से बात कीजिएगा, कि आपके सांसदों ने अगर काम नहीं किया, लोग क्षेत्र में अगर सांसदों से नाराज हैं, तो इसको आप सही मानते हैं कि मान लीजिए अभी भी अगर आपके सांसद अपने काम के दम पर नहीं, राष्ट्रवाद की बात कहकर या मोदी का नाम लेकर वोट हासिल करना चाहते हो, तो ये सही है क्या? नहीं, देखिए कुरैशी जी, मैं पहले बता चुका था कि राष्ट्रवाद क्या है, वो डेफिनेशन में बता। मैं उस सारा काम के दम पर ना बोलकर क्षेत्र में काम ना करवाकर वोट मांगते हैं, तो क्या ये सही है? लोगों को घर दिलाना, भारत माता की जय कहना खाली राष्ट्रवाद नहीं है। लोगों को जो बेघर है उनको घर दिलाना राष्ट्रवाद है। उनको वॉशरूम दिलाना वॉशरूम है, घरों में बिजली। क्या सांसदों ने काम किया? जी हाँ, बहुत। तो नाराज क्यों है लोग? देखिए नाराज वो तो ये अपोजिशन के लोग कहते हैं, अपोजिशन के नहीं, पब्लिक के लोग। आने वाला समय 23 तारीख को जो समय आएगा, उस वक्त मैं दिखा दूंगा कि ये हमारी 350 सीट से हमारी सरकार बनेगी। दमदमा साहब हिसार से दुष्यंत चौटाला सांसद बने, कुलदीप बिश्नोई को उन्होंने हराया, एक युवा, देश का सबसे युवा सांसद बना। इस बार वो युवा क्या चुनाव के मैदान में आ रहा है? क्या जेजेपी और आम आदमी पार्टी इस बार यहां पर कुछ चमत्कार फिर से कर पाएगी? क्या झाड़ू और चप्पल का साथ किसी का सफाया कर पाएगा, या कुछ और कहकर
किसी और को चुनाव के मैदान में लाया जाएगा? देखिए नासिर भाई, दुष्यंत जी ने जब नामांकन की बात आई थी कि जो जो कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं सभी जगह से दिए, और दुष्यंत चौटाला जी ने भी पार्टी की जो हमारी चुनाव समिति है उसमें कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ हिसार से, लेकिन कई फैसले जो पार्टी करती है, अभी तक मैं इस चीज में क्लियर कहता हूं कि दुष्यंत चौटाला जी वहां से चुनाव लड़ेंगे। और केंद्रीय बोर्ड जो भी तय करेगा जिस कैंडिडेट के लिए कहां से क्या करने वाले। उससे पहले मैं आनंद जी ने अभी बात एक बहुत कही कि दुश्मनी खेमे में खलबली। सर अपनी पर इसको क्लियर किया, अगर दुष्यंत चौटाला चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर इसको क्या समझा जाए? अगर आपकी केंद्रीय कमेटी फैसला नहीं करती है उनके नाम पर, तो देखिए नासिर भाई, दुष्यंत जी हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं इस समय। पार्टी ने उनका कहाँ उपयोग करना है वो पार्टी चाहती है, वही बड़े नेता है। पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां वो जाना चाहते हैं, क्या उनकी व्यस्तताएं रहेंगी, वो चुनाव लड़ने के 100% इच्छुक हैं। और जहां तक आज की बात थी, दुष्यंत जी ने यही कहा कि मैं चुनाव हिसार से लड़ना चाहता हूँ, और पार्टी को उन्होंने अपनी बात बता दी कि मैं हिसार से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। ये पार्टी का फैसला है कि राजनीतिक तौर पर चाहे कोई भी पार्टियां हो, वो पार्टी का फैसला जीतते हुए उम्मीदवार को तो करती है ना। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई हमने जिताऊ उम्मीदवार मैदान में उतारे, बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने जिताऊ उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। तो अगर आपकी केंद्रीय कमेटी जो चुनाव के लिए प्रत्याशियों का फैसला करेगी, अगर वो वहां से दुष्यंत चौटाला को मैदान में नहीं उतारती है, मान लीजिए कल को जी, तो क्या ये माना जाए कि दुष्यंत चौटाला जीतने वाले उम्मीदवार नहीं? ऐसा कुछ नहीं है ना। सिर्फ अगर उतारते तो ये माना जाए कि जीतने वाले उम्मीदवार। मैं आपको इसी में कहता हूं कि हमारी पार्टी अभी नई पार्टी का गठन हुआ है। हाँ। और पार्टी के अंदर देखिए हर पार्टी का, जैसे भारतीय जनता पार्टी का लगभग 1980 के अंदर गठन हुआ, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, साथ ही मतलब इन सबके पास बहुत अभी नेता है। हमारे पास जो है वो नए हैं। अच्छा, जितने भी दुष्यंत चौटाला तो सांसद अच्छा काम किया है। कहना चाह रहा हूं कि दुष्यंत चौटाला के ऊपर पूरे प्रदेश का दारोमदार है, उन्होंने काम बहुत किया, पूरा प्रदेश का उनके ऊपर दारोमदार है। और दुष्यंत जी ने अपनी इच्छा भी बता दी चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, ये भी सोचा जाएगा कि अब मैं आ रहा हूं अत्रे साहब कि बीजेपी ने विजय सिंह को वहां से मैदान में उतारा। खैर उनका राजनीतिक करियर नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक परिवार से, उनके पिता बहुत बड़े राजनेता हैं हरियाणा के, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब ये भी सोचना पड़ेगा कांग्रेस किसको टिकट देती है। जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे का नाम चल रहा है सुर्खियों में कि हो सकता है वो मैदान में आ जाए, तो ये सोचना पड़ेगा कि अब राह आसान नहीं होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जाति और धर्म की बात की है। अच्छा। और इसके उपलक्ष्य में एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि सरल केंद्र का उद्घाटन जींद के अंदर था, और माननीय विधायक प्रेमलता जी ने वहां पे एक बात कही कि जींद के अंदर भी 5 लाख वोटर, जो सोनीपत कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर भी 5 लाख जाट हैं, और हिसार में भी 5 लाख जाट वोटर हैं। लेकिन उन्होंने एक बात वहां बहुत बड़ी कह दी कि जो सोनीपत लोकसभा के जाट हैं वो पढ़े लिखे और समझदार हैं। अच्छा। आज मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको बता सकता हूं। आज वो हिसार के अंदर किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे जिन्हें अनपढ़ कह दिया और बेसमझ कह दिया बातों बातों में। आज वो हिसार किस मुंह से जाएंगे? क्योंकि देखो जो कैंडिडेट है उनकी माता है वो, और हरियाणा विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। इन चीजों का असर पड़ता है? नहीं, बहुत पड़ता है। जिनको पहले रिफ्यूज कर दिया हिसार के लोगों को। सर मेरी 10 सेकंड में बात, प्लीज। अभी सावंत जी ने जो बात की थी मैं उस पर जरूर आना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि दुश्मनी खेमे में बड़ा अफरा तफरी मच गई। मैं सबसे पहले बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं कि राजनीति के अंदर विचारधारा का मेल ना हो वो अलग बात है, लेकिन कोई भी भारत देश के अंदर रहने वाला राजनीतिक तौर पर एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। हमारी विचारधारा मेल ना खाए वो अलग बात है। तो कृपया दुश्मनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो यहाँ, तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये बात तो अडवाणी जी ने अपने ब्लॉग में भी कही है कि राजनीति में दुश्मन नहीं होता, विरोधी होता है। ये तो अडवाणी जी कह चुके हैं, लेकिन अडवाणी जी की नहीं सुनते, इनका दोष नहीं है। ये अडवाणी जी की नहीं सुनते। राहुल गांधी, अरे अडवाणी जी कहते हैं भाई दुश्मन नहीं होता, ब्लॉग में लिखा उन्होंने, उनकी तो सुन लो। आप राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, दुश्मन कैसे हो सकते हैं? चलिए ये सुनेंगे, मोदी जी नहीं सुनेंगे तो सुनेंगे। देखिए मैं जो बात कह रहा था, आपने दुष्यंत चौटाला की बात की। देखिए भाग सिंह दमदमा प्रवक्ता है, इनकी कुछ मजबूरियां हैं, नहीं कह सकते। लेकिन मैं जब दुष्यंत चौटाला मेंबर पार्लियामेंट बने थे, वो इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार थे। इंडियन नेशनल लोकदल के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े, इंडियन नेशनल लोकदल के कैडर ने मेहनत की तो वो जीत गए। मैं दावे से कह सकता हूं कि दुष्यंत चौटाला इस चुनाव से भागेंगे। अच्छा। मैं दावे से कह सकता हूं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहाना कोई भी बना ले, बहाना चाहे वो कमेटी का ले ले, बहाना चाहे वो बीमार होने का ले ले, कोई भी बहाना बना ले, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं दावे से, उनको पता है, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। उनको सच्चाई पता है कि इस चुनाव में होने वाला क्या है, क्योंकि वो इंडियन नेशनल चुनाव चिन्ह था, इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता था। दुष्यंत चौटाला नहीं जीतेंगे, ये बात उनको पता है। मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूँ वो भागेंगे चुनाव से। बहाना वो कुछ नहीं करे, बहाने के लिए वो स्वतंत्र है। इनेलो किसको जिताएगी? देखिए ऐसा है, इंडियन, मैं बता देता हूँ, इनेलो किसको जितवाएगी? अरे स्वाभाविक है हमारे कैंडिडेट जीतेंगे भाई। हम चुनाव लड़ रहे हैं और 10 की 10 जीत के आएंगे। लेकिन हैरानी से चुनाव में उसी चश्मे पे 1500 वोट इनको शायद पता नहीं है सच्चाई का।
अच्छा अगर ऐसा है तो दुष्यंत चौटाला को हिसार से चुनाव लड़वा लो, सच्चाई अरे आपको पता लग आपके चश्मे जाएगी। की और मैं दावे से बात कह के कर जा रहा रहे हूं हैं। और यहां आपसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। अच्छा। अगर दुष्यंत चौटाला जमान जी बचा जाए अपनी हिसार से, लड़वाइए चुनाव। जमानत। हाँ लड़वाइए चुनाव, सच्चाई जानते अत्रे जी, हैं। अत्रे जी, चलिए फिर ये लड़वा बातें लीजिए। तो समय के देखिए साथ मेरे को गलत आपके साबित सामने कीजिए। आएंगे। आपके पास मौका है मुझे गलत आपके साबित करने का। सामने उनको सारे चुनाव मौके लड़वा हैं। जिस लीजिए। दावे के साथ अत्रे साहब कह रहे हैं कि मैं दावे के साथ मैं कह कह रहा हूं, चुनाव इनके नहीं पास मौका है लड़ेंगे, मुझे क्या गलत उस साबित दावे करने के का। साथ आप कह सकते हैं? मुझे पहली देखिए, बात इनके पास पहली भार बात सिंह जी के पास मौका है मुझे गलत साबित करने का। दुष्यंत चौटाला को चुनाव लड़वा ले। सुनिए देखिए अब दुष्यंत जी चुनाव, मैं ये कहता हूँ कि हमारा दुष्यंत जी चुनाव लड़े, पार्टी जिसको भी लड़ाए, देखो, हिसार या वो तो जीत दावा जाएंगे। कीजिए कि वही लड़ेंगे। सुनो पार्टी, अरे आप अपनी पार्टी चलाइए, हम आप देखिए भाग सिंह दमदमानी, भाग सिंह दमदमानी आज भी सोचने की बात है सुन, हाँ जी कि दुष्यंत चौटाला अगर नहीं लड़ेंगे चुनाव तो उसकी वजह क्या होगी? जी, वजह भी आपको सारी, कोई ना वैसे कोई तो ढूंढेंगे लड़ेंगे, कोई वजह। कोई ऐसी वजह नहीं है कि दुष्यंत जी चुनाव मैं ये नहीं कह रहा नहीं लड़ रहा है, मैं कह रहा हूं क्योंकि कोई लोग ऐसी- जानना चाहते हैं। सर 16 तारीख को हमारी टिकटें डिक्लेयर होंगी, कोई ऐसी वजह ही नहीं है। और पंद्रह अगर कह रहे थे दुष्यंत आपको, चौटाला 15 अत्रे कह रहे साहब थे, मैदान में आ गए तो फिर आप क्या करेंगे? मैं तो कह रहा हूं भाई मुझे गलत साबित कर दीजिए उनको। नहीं, गलत साबित क्या होता नहीं, है? आप तो बताइए। हिसार चुनाव में मुझे भी गलत साबित कर कीजिए। एक मिनट सर, 15 जादव भाई साहब, मैं दावा जादव कर रहा हूं साहब, नहीं लड़ेंगे। ये जो हरियाणा और जानते की भाग सिंह सीटों दमदमा पर भी है, अभी लेकिन नहीं कांग्रेस बोल ने सकते 6 क्या लोगों करें? का नाम ऐलान प्रवक्ता किया है, है, उनकी मजबूरी है। बीजेपी ने 10 का 1500 ऐलान कर वोट दिया वाले है। थोड़ी सच्चाई का भाग सिंह नहीं जानते, भाग सिंह जानते हैं सब। क्या बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर सभी जगह होगी, लेकिन इन सीटों पर क्या खासतौर से इन तमाम बड़े बड़े जो राजनीतिक परिवार हैं हरियाणा के, हिसार और रोहतक की अगर बात की जाए तो बहुत कुछ निर्भर करता है हरियाणा की सियासत में इन सीटों से। अब देखिए हिसार और रोहतक को बीजेपी ने बड़े गंभीरता से लिया है, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि हम 10 सीट जीतेंगे और 10 सीट जीतकर फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बनाएंगे दोबारा। तो काफी जो है प्रतिष्ठा का विषय भी हो गया है। और बीजेपी सरकार ने ये दावे भी किए कि हमने जो जिस ढंग से पारदर्शिता से भ्रष्टाचार मुक्त और लोगों को जो है मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया है, और सबका साथ सबका विकास और सभी क्षेत्रों का समान विकास और तमाम जो है सिस्टम में जो गड़बड़ियां थी उनको दुरुस्त करने का काम किया, और लोगों ने हमारे जो है शासन मॉडल को पसंद किया है। तो जींद उपचुनाव में जीत के बाद उन्होंने और इस दावे को तेजी के साथ बढ़ाना शुरू किया। तो स्वाभाविक है कि अगर रोहतक और हिसार की सीट बीजेपी नहीं जीतती है तो फिर बीजेपी के सारे दावे जो है जो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ये है कि भाई ये बीजेपी जो दावे कर रही थी, अगर ये 2 सीटें नहीं जीत पाई तो फिर क्या हुआ है कि अगर ये दावे सच थे और जनता ने अगर शासन मॉडल को पसंद किया तो आखिर में ये 2 सीटें क्यों नहीं मिली। तो बीजेपी ने बहुत सोच समझ के कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन देखते हैं कि वो रणनीति कितनी सफल होती है। अब उन्होंने जो है चूंकि हिसार में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का भी, कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर साबित होंगी। हिसार में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का भी प्रभाव है, वो जींद डिस्ट्रिक्ट से ही हैं और वो जींद में रैलियां करके अपने शक्ति का प्रदर्शन भी कांग्रेस में रहते हुए करते रहे हैं। इसके बाद वो बीजेपी में आ गए। तो लगता है कि वो जो है वीरेंद्र सिंह जी की साख, चूंकि उनका तो बहुत कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि व्यक्तिगत तौर पर ब्रजेंद्र सिंह की नहीं है, जो कुछ भी है वो पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर है। भले ही चाहे हम इसको वंशवाद ना कहें, लेकिन परिवारवाद तो है ही। लेकिन ठीक है कि उन्होंने बैलेंस करने का भी प्रयास किया है कि वो खुद पद छोड़ रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं। और उनकी माताजी जरूर हैं कि हो सकता है कि माताजी भी कहीं इस्तीफा दे दें, क्या पता, कि वो बिल्कुल एकदम जो है इन विवादों से मुक्त होने के लिए वो ये भी स्टेप ले सकते हैं। तो ये तो अभी वेट एंड वॉच वाला हिसाब है। तो ये है कि उनको चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ही चुनाव लड़ाएंगे और उनकी ही ताकत लगेगी। फैसला जो है होगा वो। अच्छा, अब उनके लिए चुनौती कांग्रेस के कैंडिडेट कौन होते हैं, जेजेपी आम आदमी पार्टी से कौन होते हैं, या फिर आपके इनेलो के कौन? हाँ, ये देखने की बात है। अभी उन्होंने एक जातीय समीकरण का तो ध्यान रखा ही है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो है और अली करते रहे हैं, उनका अपना प्रभाव है और वो जाति विशेष से संबंध रखते हैं, जिनकी मतदाता संख्या खासी है, जो 2-4-5 लाख बताई जा रही है। तो वो कोशिश करेंगे, इसमें बंटवारा भी होगा। तो बाकी के जो प्रत्याशी हैं जो जाट वोटों के आधार पर जीतते रहे, उनके लिए भी एक गंभीर चुनौती खड़ी हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये चुनाव बड़ा जो है बहुत रस्साकसी वाला चुनाव होगा। एक सवाल रोहतक को लेकर कि अब ये मुकाबला 2 तरफा ही रहेगा रोहतक में, या इनेलो और जेजेपी के उम्मीदवारों के आने के बाद या एलएसपी के उम्मीदवारों के आने के बाद फिर ये सभी तरफ से मुकाबला हो जाएगा? इन दोनों में मुख्य मुकाबला रहने वाला है। देखिए, अब ये देखते हैं कि वहां भी यही है कि जाट मतदाता का क्या रुख रहता है, फिर जनरल क्लास का भी मामला है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां जाट प्रत्याशियों के टकराव में कहीं कोई तीसरा पक्ष नहीं बाजी मार ले, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। यह है कि अच्छा, एक जो बात चल रही है कि इस बार बड़ा मुश्किल है दीपेंद्र हुड्डा के लिए चुनाव लड़ना। नहीं, ये देखिए, जीतना तो हमेशा एक चुनौती रहती है जीत के, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में चलने से। लेकिन इस बार परिस्थितियां बहुत बदली हुई हैं।
ये भी है कि तमाम तरह के आरोप और तमाम तरह की सामाजिक परिस्थितियां भी बदली हैं और जाट आरक्षण आंदोलन का भी प्रभाव रहा, कई तरह के मुद्दे रहे, तो मुकाबले की स्थिति तो रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद और भी बहुत सारे पहलू हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा में अब किस तरह का मुकाबला होने वाला है। 6 सीटों पर कांग्रेस ने ऐलान किया है, 10 सीटों पर जो रोहतक और हिसार की रह चुकी थी उस पर बीजेपी ने 2 नामों का ऐलान कर दिया। अरविंद शर्मा जो कि अभी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनको टिकट दिया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि वो करनाल से एक बार फिर से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन उनको रोहतक से टिकट दे दिया गया है। हिसार से विजेंद्र सिंह जो कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुत्र हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह अधिकारी हैं और वो अब चुनाव के मैदान में हैं, तो किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी, चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण भंडारी जी हमारे साथ कांग्रेस से। तरुण भंडारी जी, कांग्रेस किस तरह की चीजों को लेकर चल रही है और जो अभी 4 सीटें रह गई हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि करनाल में आपका भी नाम गया है, आप भी इच्छुक हैं क्या चुनाव लड़ने के? नहीं, ऐसा कुछ है। नाम तो कई गए हैं, उसमें मेरा भी नाम गया है और जो पार्टी आला कमान फैसला करेगी वो सबको मान्य होगा। और जैसा कि 6 उम्मीदवार हमारे घोषित हो गए, मैंने आपको बताया 1-2 दिन में दूसरे बाकी उम्मीदवार कल शायद लिस्ट आ जाएगी या परसों लिस्ट आ जाएगी। तो सब लोग शुभकामनाएं देता हूं कि आपका नाम भी आ जाए। चलो, जो आपका धन्यवाद। पार्टी जो भी फैसला करेगी, हम सब लोग कांग्रेस को जितवाने के लिए और इस हरियाणा की जनता की सेवा करने के लिए सभी उम्मीदवारों को सर कांग्रेस बीजेपी कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने इतना काम किया, विकास के दम पर हम वोट हासिल करेंगे, केंद्र में भी काम किया है हमने, देखिए नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला किया, हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है, हमने जीएसटी लागू की है और व्यापारियों को फायदा पहुंचाया है। आप कहां से मुकाबला करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल नासिर जी, आपने नोटबंदी का जिक्र किया। अगर नोटबंदी को ये मिसाल मानते हैं तो सर मानते हैं ना मिसाल? नहीं, सुनिए, मानता हूं नोटबंदी के नाम पे वोट नहीं मांगे। नहीं, वो मांगे नोटबंदी के नाम पे वोट नहीं मानते। बात कीजिए। देखिए, ये तो एक मिनट, मेरे को पूछ रहा था, जो वर्ल्ड की मॉनेटरी फंडिंग कमेटीज है वो कह रहे हैं कि नोटबंदी आप वोट मांगे नोटबंदी के नाम पे। ठीक है, नोटबंदी के नाम पे ठीक है सर, बस मैं सर पूछ रहा था, बस आनंद। ठीक है, अरविंद अत्रे साहब जी बात पूरी कीजिए। नोटबंदी से हमारी जीडीपी 2% डाउन गई और आज इतनी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अगर नोटबंदी को ये मिसाल बनते तो व्यापारी इनको कभी वोट नहीं देगा। और जहां तक जीएसटी की आपने बात करी, जीएसटी इन्होंने गलत ढंग से लगा के व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम किया। अगर आप दूसरी बात करो सुरक्षा के मामलों में, जहां पे ये सेना के शौर्य पे वोट लेने की काम कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि इनके पास जो इन्होंने वादे किए थे उन वादों पे चर्चा करनी चाहिए। हम वो वादे जो इनके थे वो जनता के बीच में लेके जाएंगे। नरेंद्र मोदी के भाषण जो थे वो हम जनता को सुनाएंगे। उन्होंने कहा था किसानों को कि 100 दिन का समय दे दो और मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी पे भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। अगर 100 दिन के अंदर अंदर आपका कर्ज माफी मैंने ना की तो जो मर्जी सजा दे दो। आप सुनिए 100 दिन तो छोड़िए, आज इनका 5 साल का समय भी खत्म हो गया। 3.5 लाख करोड़ रुपए ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज तो माफ कर देते हैं, परंतु किसान का 1 रुपया कर्ज माफ नहीं करते। अगर महंगाई कर 72,000 रुपए लोगों को देंगे, बिल्कुल देंगे। और अर्थशास्त्रियों से सबसे विचार नहीं, जो 5 लाख गरीब लोग हैं, 5 करोड़ जो गरीब परिवार हैं उनको दिया जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं ये झूठा वादा नहीं होगा, ये जुमला नहीं बनेगा चुनावों के बाद। जो भारतीय जनता पार्टी वादे करती है, इनके मंत्री बाद में कहते हैं ये जुमले हैं और चुनाव के वक्त में ये जुमले फेंकने पड़ते हैं। हमारे जुमले नहीं होंगे, हमने जैसे पहले वादे पूरे किए थे उसी ढंग से हम आने वाली। एक सवाल, रोहतक को जैसे अरविंद शर्मा के आने के बाद क्या बहुत ज्यादा चुनौतियां बढ़ जाएंगी? क्योंकि एक लगातार वो यहां से जीतते आए हैं, उनका परिवार यहां से जीतते आया है रोहतक से। जाट बेल्ट की अगर बात की जाए, फिर यहाँ पर जो गैर जाट वोटर्स हैं वो भी अच्छी खासी तादाद में है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब गैर जाट और जाट की लड़ाई हो जाएगी? ऐसा नासिर जी, कांग्रेस 36 कांग्रेस जो बदनाम हुई है रोहतक के विकास के लिए, उसके नाम पर लोग फिर से वोट देंगे। कांग्रेस 36 बिरादरियों की पार्टी है। मतलब हम जाट नॉन जाट इस मुद्दों पे चुनाव कभी नहीं लड़ते। क्योंकि हमारा विकास का एजेंडा है। रोहतक में विकास पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। इस एजेंडे को लेके हम चुनाव लड़ेंगे। हम इन चुनावों में नहीं कि जाट और नॉन जाट की कितनी संख्या है, वहां हमारा कई बार उम्मीदवार जीता है और आगे भी जीतेगा। मैं तो कहता हूं 10 की 10 सीटों पे चुनाव जीतेंगे। ये आंकलन हमें जातिगत समीकरण ये भारतीय जनता पार्टी बिठाती है या दूसरी पार्टियां बिठाती है। कांग्रेस ये जाति समीकरण नहीं बिठाती और आने वाले चुनाव में 10 की 10 लोकसभा जीत के हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं ये कह रहा था, देखिए जैसे नोटबंदी का जैसे जिक्र शुरू हुआ, उसके बाद सनवारिया जी ने एक एजेंसी का उदाहरण देने की कोशिश की। पूरा देश जानता है, सच्चाई है,
पूरा देश जानता है कि लाइनों में लग के 100 से ज्यादा लोग मरे, सारे देश को पता है इस बात का। सबको ये पता है कि हमारी जीडीपी, जैसे अभी भंडारी जी कह रहे हैं 2% गिर गई थी, कुर्बानी दी लोगों ने देश के वहां। यस, और देखिए जीडीपी गिरने का असर क्या होता है। अगर 1% जीडीपी गिरती है तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है, मतलब 5 लाख करोड़ रुपए का देश का नुकसान आपने अलग से कर दिया। जीडीपी अगर 1% बढ़ती है तो 30 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, मतलब 60 लाख रोजगार की अपॉर्चुनिटी आपने खत्म कर दी। 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार खत्म हो गए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। मतलब आप सोच के देखिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल किया। अगर ऐसा था तो मोदी जी भाषणों में बोलते क्यों नहीं कि मुझे नोटबंदी की वजह से वोट दे दीजिए? अच्छा। क्यों नहीं बोलते ये बात? क्यों नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं? विकास का नैरेटिव क्यों बदलने की कोशिश करते हैं बार बार? अगर आपने बहुत काम किया तो आप विकास की बात कीजिए, बताइए जनता को कि आपने क्या काम जनता के लिए किया। आप देखिए मेक इन इंडिया की बात करते हैं और हैरानी तब होती है जब मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो शेर वाला, वो एक अमेरिकन कंपनी ने बनाया है। अच्छा। साहब बात आप मेक इन इंडिया की करते हैं। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मोदी जी से जब ये सवाल पूछा गया कि चाइना से आप मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है, हमारी इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ता है, तो बड़ा अजीबोगरीब जवाब था। साहब आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, कंट्री का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लगातार कम होता जा रहा है, उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। वो देश जो लगातार हमारे दुश्मन देश की मदद कर रहा है पैसे से, उसको फाइनेंशियली बेनिफिट दे रहे। मतलब इन सवालों का जवाब नहीं देंगे, केवल नैरेटिव बदल के चिल्लाएंगे। मैं आता हूं सर आपके पास लास्ट में सारे सवाल लेकर। भाग सिंह दमदमा जी, भाग सिंह जी, क्या ऐसा भी होने वाला है कि अब इनेलो के, मैं वो सवाल पूछूंगा जो लोग आपस में बात करते हैं, जब हम फील्ड में जाते हैं लोगों से बात करते हैं कि इनेलो जब जीतने का दावा वो भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी होगा कि अगर आप नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर आप इनेलो को हरवाएंगे और इनेलो नहीं जीत पा रहे तो आप इनेलो जेजेपी को हरवाएगी। नहीं देखिए, ये बहुत ऐसा ही कोशिश अभी रहेंगी, ऐसा कहीं भी कोई बात नहीं है और ना ही है। अभी मेरे साथी आप जितवाएंगे इनेलो को अगर नहीं जीत पा रहे? राजनीति में जीतने की लड़ाई होती है, जब आप जीतोगे दूसरा तो खुद ब खुद हार जाता है। इनेलो अपनी पार्टी है, इनकी अत्रे जी अपनी पार्टी है, इनकी पार्टी है, इनकी अपनी पार्टी है, जननायक जनता पार्टी हमारी पार्टी है, तो हम अपनी जीत के लिए प्रयास करेंगे। आप लोगों के कैंडिडेट्स और इनेलो, आप लोगों के कैंडिडेट्स इस पर भी बेस करेंगे कि इनेलो को सबसे ज्यादा टक्कर कौन दे सकता है? कांग्रेस और बीजेपी को तो दी जाएगी, लेकिन इनेलो को भी कौन दे सकता है? इनेलो तो आज मुकाबले में भी, या ये भी होगा कि अगर आप इनेलो से ऊपर आ जाते तो उसको अपनी जीत मानेंगे? मैं ये बता रहा हूँ नासिर भाई कि इंडियन नेशनल लोकदल कहीं मुकाबले में नहीं। अभी अत्रे साहब ने कहा कि जमानत जब्त होगी वहां पर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव अभय सिंह जी ने कुरुक्षेत्र से लड़ा, जमानत जब्त हुई। उसके बाद इन्होंने जींद में चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हुई इनकी। नगर निगम के 5 चुनाव हुए, 5 जगह हुए, सब जगह इनकी जमानत। इनके दिमाग के अंदर, मन के अंदर ऐसा बैठ चुका है जमानत जब्त शब्द का, ये कहना चाहते हैं वहां इनको जमानत जब्त दिखती है। इसके अलावा इनके पास, ये पार्टी का भी हमारा नाम कह रहे थे जेजेपी का जमानत जब्त, हाँ करवाई है जमानतें और आगे भी करवाते रहेंगे। ये जमानत जब्त पार्टी हमें नाम देते थे, लेकिन हमेशा इनकी जमानतें, पिछले सभी चुनाव में इनकी जमानतें जब्त होती रही हैं। उनसे पहले इन्होंने भी बात कही, भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रवक्ता साथी हैं, कि जो डॉलर के ऊपर बात की। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि सुषमा स्वराज जी ने, माननीय सुषमा स्वराज जी ने संसद के अंदर बयान दिया था कि जिस देश का रुपया गिरता है उसकी साख गिरती है। ये बहुत बड़ा बयान चला था। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी ने सत्ता छोड़ी उस समय 60 रुपए से कम था डॉलर, और आज लगभग 78 रुपए पे पहुंच चुका है। आज देश की साख बढ़ाई है इन्होंने। नोटबंदी होने के बाद इन्होंने कहा था कि हम डॉलर को 40 रुपए लेकर आएंगे। वो डॉलर 40 रुपए इनके पास नहीं है, क्या विश्व इनकी प्रशंसा करेगा? आज ये रोजगार के ऊपर वोट मांगे जो इन्होंने वायदे किए थे, आज वही नहीं। आज बड़ी शर्म की विषय है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं, क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों को है? क्या आपका पहला वोट बालकोट हमले के ऊपर है? क्या सैनिकों के ऊपर? और वो सरेआम वोट मांग रहे हैं। चुनाव आयोग ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये परवाह नहीं करते पूरे देश के अंदर, चुनाव आयोग की परवाह नहीं करते, किसी चीज की भी परवाह नहीं करते। 2-3 चीजों का जवाब दे दो। वही सवाल मेरा आपसे भी है, वही सवाल है कि जेजेपी को हराना भी आपके लिए चुनाव जीतना हो जाएगा? देखिए, मैं पहले भी मैंने जैसे कहा कि हम चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। जब हम जीतेंगे बाकी लोग तो खुद ब खुद हार जाएंगे। तो हमारी जो प्राथमिकता अपने आप को खुद जीतने की है, और जब हम जीतेंगे स्वाभाविक है बाकी लोग हारेंगे। देखिए, अभी बात की कॉर्पोरेशन चुनाव की, सबको पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में एक प्रचार होता था कि गांव की पार्टी है, ग्रामीण पार्टी है। जब हम शहर के अंदर, रोहतक के अंदर 32,000 वोट लेते हैं, पिछले प्रतिशत से हमारा प्रतिशत लगातार जंप करके 400% पे भी चला जाता है। तब 7-7 भी तो थे। कौन 7-7 थे? तब तो 7-7 थे लगभग। ये तो साहब चुनाव में नहीं थे, इनका तो आप छोड़िए, ये तो चुनाव में नहीं थे, इनका छोड़िए, ये तो चुनाव में नहीं थे, ये चुनाव से भागे थे। उस वक्त इन्होंने बहाना ये बनाया था, साहब अभी रजिस्टर्ड नहीं पार्टी सर, अब ये नहीं मिला। जबकि सच्चाई ये है कि क्या अभी भी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है ये लोग? सर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अरे साहब, आप रजिस्टर्ड है। फिर साइट पे मैं आपकी बात मान लेता हूँ,
साइट पे अपडेट करवा लीजिएगा चुनाव आयोग आप की। अगर आप नहीं, मैं आप मान रहा हूँ, सुनिए, अरे साहब मैं आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैं तो मान रहा हूँ, फिर अपडेट करवा लीजिएगा वहाँ पे। आप शिकायत चुनाव आयोग को कीजिए लिखिए, अरे मैं हम रजिस्टर्ड यार, आप शिकायत करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट कीजिएगा अपनी साइट पे आपको अपडेट कर दें। दूसरी ये बात, आपका देखिए जिस नहीं, तरह के उनका ख्वाब काम है। देखो जजपा के बारे में बड़ा स्पष्ट है। जजपा जिस तरह कहते हैं, जानते हैं हम हकीकत जन्नत की दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, जजपा की स्थिति लगभग वही है। जब मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि साहब दुष्यंत चौटाला चुनाव नहीं लड़ेगा, चुनाव बहाना बना के भागेगा, तो आप मुझे गलत साबित कीजिए, लड़वाइए चुनाव। मतलब आपको मैं गलत दावे से साबित कहता हूं, करने के लिए उनको क्योंकि चुनाव सच्चाई लड़ना जानते हैं। पड़ेगा। लेकिन चुनाव से आदमी कब भागता है? चुनाव से आदमी तभी भागता है ना जब उसको पता कि स्थिति क्या होने वाली है। बहाना तभी बनाता है ना, वो बहाना कोई भी हो सकता है। अभय सिंह चौटाला लड़ेंगे चुनाव, अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़वा के हटेंगे लड़ेंगे चुनाव। तो कह रहा हूं मुझे गलत साबित कीजिए। अत्रे साहब अभय सिंह चौटाला लड़ेंगे अरे वो चुनाव। सिटिंग एमपी है ना, जैसे आप बार बार बोलते हो कि साहब युवा एमपी, जबकि इनेलो के चुनाव निशान पे अभय सिंह चौटाला लड़ेंगे चुनाव। नहीं वो नहीं लड़ेंगे, वो तो पहले दिन से स्पष्ट है भाई। हम तो अपने वर्कर्स को लड़वाएंगे। अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष भी कह सकते हैं कि इस बार सिटिंग हम विधायक मौका है, देंगे। वो विधायक है, सिटिंग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बहुत से मेंबर विधायक पार्लियामेंट चुनाव दुष्यंत लड़ते है जो हैं। बार बार दावा ठोकते हैं ठीक है। कि अपने आप को बड़ा छोटी आयु का मेंबर पार्लियामेंट बने हैं। तो मेरा इसमें क्या लड़वाइए दोबारा, एक मिनट, लड़वाइए। एक मिनट, मैं अरे वो तो आपको इंडियन बता नेशनल लोकदल ने रहा बनाया हूं। था, वो तो इंडियन नेशनल लोकदल ने बनाया था, दोबारा अपने दम पे अरे बनिए, आप हिसार में अपने दम पे बनिए, समझ में आएगा, आपकी परफॉर्मेंस पता लग जाएगी। देखिए इंडियन नेशनल लोकदल के निशान पे मेरे कार्यकर्ता ने मेहनत की जितवा दिया, अब अपनी परफॉर्मेंस दिखाइए। अरे कार्यकर्ता अब लड़िए मुझे जिस पता बात है, में इंडियन चप्पल के नेशनल लोकदल ने निशान पे नगर लड़िए, पता लग जाएगा। 1500-2000 के वोट में भाई लड़े आप हिसार मुझे, के अंदर। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, कार्यकर्ता आपके है, पास एक ये अच्छा चश्मे मौका के है साथ अपनी आएगा। लोकप्रियता साबित करने का। हम फिर इससे बढ़िया मौका क्या है? और आपके आप पास विश्वास नहीं है खड़ा क्या? कर दीजिए। अत्रे साहब, नासिर आपका भाई, मौका खो चुके सारे मौके अब। मौका ही अरे हम तो आप जीते, कोशिश- हम तो बार बार बोल रहे हैं जैसे भाई, हम जीत 10 की में 10 जीते, सीटें जीतेंगे। जैसे ये जो बार बार दावा करते हैं, इनके पास वैसे मौका जीतेंगे ये। है, इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है Opportunity कि ये जीतेंगे। दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता साबित करें, उसको चुनाव में लड़वा के। अच्छा, आप ये भी, इसका मतलब आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला अगर चुनाव जीत गए तो मान लीजिए 10 की 10 ही जीत नहीं, गए। अगर वो लोकप्रिय होंगे तो जीत जाएंगे इन्हें सपने भाई। अगर देखने जनता से चाहेगी, जीतते हैं। मेरे कहने से और कुछ नहीं कुछ होता, नहीं लगता। आपके कहने से कुछ नहीं होता, जादव साहब, लेकिन जनता को चाहिए कोई नेता, देखिए अब ये बहुत चीजें हैं कि कोई नेता जो एमपी रहा हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो एक बार फिर से जिसने अपने काम का हवाला दिया हो कि मैंने बहुत काम किए हैं, मैंने काम किए हैं, काम करूंगा, अगर वो चुनाव के मैदान में आता है तो उसको क्या माना जाए? और अगर वो चुनाव के मैदान में नहीं आता है, किसी बहाने से या किसी और बात कहकर वो चुनाव के मैदान में नहीं आता है, तो उसको क्या कमजोरी माना जाए, या उनको वो हार नजर आ रही है इसलिए वो चुनाव के मैदान में नहीं आ रहे हैं? देखिए, अब ये है कि अपने आप को साबित करने वाली बात तो है ही कि नई पार्टी बनी और वो वहाँ से चुनाव जीते, और लगभग ये उनका प्रतिद्वंदी दल इनेलो लगातार ये दावा करता है कि हमारे टिकट पर जीते और हमने जिताया। तो वो अगर ये चुनौती स्वीकार करते हैं, अब ये तो उनके अपने फैसले पर डिपेंड करता है, अगर उनको चुनौती स्वीकार करनी चाहिए कि भाई हम अपने दम पर अपनी नई पार्टी के टिकट पर जीत के दोबारा बताते हैं। अब ये तो फैसला उनको करना है। वो कह तो रहे कि मैं जो है संसद में ही जाना चाहता हूँ, राष्ट्रीय राजनीति में ही रहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जो है पार्टी का फैसला होगा वो भी स्वीकार करूंगा मैं। अब ये इसमें सारे ऑप्शन खुला हुआ रखा है उन्होंने कि वो जो है संसद का चुनाव क्या जनता इस बात को समझती है कि कोई पार्टी का, किसी पार्टी का जिसके नाम से कोई पार्टी चल रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे मान लीजिए राहुल गांधी हैं, अब राहुल गांधी कहे कि भाई मैं तो लड़ना चाहता हूं अमेठी से, बाकी अगर पार्टी फैसला नहीं करती तो फिर लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे? या दुष्यंत चौटाला कहेगी मैं तो लड़ना चाहता हूँ, 100% लड़ना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं हिसार से चुनाव लड़ूं और जीतूंगा, लेकिन अगर पार्टी फैसला नहीं करती तो जनता इस बात को पचा पाएगी? देखिए, पार्टी फैसला करती है, पब्लिक तो जो है जब वो पार्टी के लोग तर्क देते हैं और समझा देते हैं तो समझ भी जाते हैं लोग। अच्छा। अब वो केरल चले गए, उसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं कि उनको डर है कि अमेठी से हार जाएंगे इसलिए वायनाड चले गए, लेकिन वो वायनाड वहाँ के लोगों की डिमांड थी, हम इसलिए भी चले गए। दूसरा पहलू ये भी है। तो अब इसमें क्या कहा जा सकता है? पार्टी के लोग जिस तरह से लोगों को समझाते हैं, लोग समझते ही हैं। मैं समझता हूं कि वो स्वीकार कर लेते हैं। क्या विजयन सिंह के आने से अब कांग्रेस के लिए और जेजेपी के लिए, इनेलो के लिए ज्यादा अब सोचना होगा कि अब किनको इनके मुकाबले में लाया जाए? क्योंकि वो मान लीजिए कि वो नहीं है राजनीति में, लेकिन उनके पिता का तो बड़ा नाम है राजनीति में हरियाणा में। नहीं, निश्चित तौर पर। और ये चुनाव जो है वो टाइट हो गया है, बड़ा कड़ा संघर्ष रहेगा वो इस सीट पर। और अब देखिए कि वो जो है कांग्रेस से कौन आते हैं, कुलदीप बिश्नोई आते हैं, कौन कैंडिडेट आता है। तो कांग्रेस भी अपने तरीके से जो है वहाँ एक बड़ी क्लेमेंट है, और इसके साथ जो है ये हो गए भारतीय जनता पार्टी से, और ये अगर हिसार से ये दुष्यंत चौटाला लड़ते हैं तो इनका भी अपना एक मजबूत स्थिति में है कि भाई वो चुनाव जीते, और वो समझते हैं, उनका एक दावा है कि मैंने लगातार काम किया और युवा वर्ग मेरे साथ है। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला तो बड़ा टफ होने वाला है, ये कड़ा संघर्ष होगा। त्रिकोणीय मुकाबला निश्चित तौर पे कौन त्रिकोणीय में कौन? त्रिकोणीय में कांग्रेस और जेजेपी और बीजेपी। इनेलो कहाँ गई सर?
इनेलो तो चलिए ठीक है। देखिए बतौर सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट राजेंद्र जी अपना तर्क दे रहे हैं, पत्रकार उनका अधिकार है, बतौर सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट उनका तर्क देने का अधिकार है। लेकिन मैं जो बार बार दावा कर रहा हूं कि वो सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट इंडियन नेशनल लोकदल के चुनाव चिन्ह पे, जब जज्बा पे आएंगे पता तब लगेगा ना। उसके बाद लड़ा अब इंडियन नेशनल अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ेगी, हमारा उम्मीदवार अलग होगा और हम अपने उम्मीदवार को जिस वक्त जितवाएंगे वैसे सच्चाई सामने आएगी। जी जितवाएंगे। हाँ बिल्कुल जितेगा। आनंद शर्मा जी कुरैशी जी, मैं चंद मिनट पहले 59 सेकंड मेरे दोनों प्रवक्ताओं को, दमदमा जी को और अत्री जी को सुन रहा था। सशक्त शर्तें लगा रहे थे यहाँ पे जीतने। मैं ये कह रहा हूँ शर्तें लगाओ कि जमानत जब किसकी कितने नंबर से होगी। अब इन्होंने देखिए आज जिक्र कर रहे हैं, आज का मुद्दा है। सर आपको एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास इतने बड़े नेता होते हैं, आप मतलब मान लीजिए किसी अधिकारी उनको लाना पड़ रहा है, कभी कांग्रेस से लाने पड़ते हैं। कुरैशी जी हम उनकी ख्वाहिश थी या आपने कहा कि भाई ऐसा आदमी आए कोई यहाँ जीत जाए? नहीं देखिए, हम नहीं लेके आते, कोई किसी को लेके नहीं आता, अपने आप आते हैं। अधिकारी की बात करना चाह रहे हैं। शर्मा है आपके पास आना, शर्मा आए मिलेगी तो आ जाता हूँ, नहीं तो फिर चला जाऊँ। नहीं देखिए कोई ये सब अब सुने, देखिए मैं चुपचाप सुनता रहा। ये जमानत जब्त वाले बोलना, मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रजेंद्र शर्मा, मैं अरविंद शर्मा की बात कर रहा हूँ, टिकट की शर्त लेकर ही तो आए। नहीं कोई देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी भी को कंडीशन करके नहीं, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जितने भी नेता आपकी पार्टी में बड़े हैं सबको टिकट मिला है। सर पहले की 2014 की अब ये बड़े की डेफिनेशन ये जो आप कह रहे हैं अरविंद शर्मा जी आए हैं और वो जो रोहतक से उनको सीट दी है और वो सीट वहां से निकालेंगे। अब वो काम हमारी पार्टी, मतलब आपकी पार्टी को ये लगा कि रोहतक से सीट अरविंद शर्मा जी को हम लेकर आएंगे, यही निकाल सकते हैं। हमारी पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं, हम नहीं लेकर, हम नहीं कुरैशी जी, हम नहीं लेकर के आए। वो 3 बार एमपी रह चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस है। अब आप देखिए हम पे आक्षेप लग रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह जिसने 22 साल आईएएस की नौकरी की है और आज वो अपना बीआरएस लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ना कोई पाप तो नहीं। और हमारे मंत्री जी ने बोला है कि मैं कोच बनूंगा। देखिए वो जो हिस्ट्री 100 साल पुरानी हिस्ट्री, इनको तो सोच भी नहीं सकते। 1922 में सर छोटू राम जी जो एक नेता थे, सिर्फ जाटों के नहीं, दलितों के, किसानों के नहीं, वंशवाद नहीं है, ये लीनिएज है। अरे आप अपना वंशवाद तो आपका है, जबकि सब कुछ वंशवाद नहीं कर सकते। अब ये नोटबंदी की बात कर रहे हैं, नोटबंदी के अभी तक नहीं सुना। नोटबंदी किसी मंच से मेरे कानों में तो नहीं पड़ा। ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, इनको लेके आना चाहिए ना, ये अपोजिशन है। हम अपना देखिए नोटबंदी के बाद हमारा इलेक्शन चंडीगढ़ में हुआ था, 26 काउंसिलर मोदी जी 22 में जीत के आया था। उसके बाद इलेक्शन यूपी में हुआ था और यूपी में नास्ते नाबूद हो गए। तरुण भंडारी जी, जनता जवाब देगी। आपने कहा कि आपके उसमें भी टच में थे, हालांकि अब वो उनको बीजेपी से टिकट मिल चुका है अरविंद शर्मा जी को। क्या कोशिशें चल रही थी कि वो मांग रहे थे टिकट की, ठीक है भी मुझे टिकट दे दीजिए, मैं यहाँ से भी करनाल से भी लड़ सकता हूँ, या फिर आप वहां से एक शोकत लिया उनको कि भाई अब तो यहाँ से हमारे लोग हैं तो आपको हम कैसे? अब सबसे पहले नासिर जी मैं बता दूं कि अरविंद शर्मा जी हमारी पार्टी 5 साल पहले छोड़ गए थे, उसके बाद बीएसपी में थे, बीएसपी से भारतीय जनता पार्टी में गए, ना कि कांग्रेस से। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि और दूसरी बात, लेकिन आपके भी टच में थे। नहीं टच में जब इन्होंने वो करनाल से संवारिया जी कह रहे हैं कि देखिए हमारी पार्टी में कोई आता तो टिकट के लिए नहीं आता, वो अपनी शर्तों के साथ नहीं आता। इन बातों में सच्चाई होती है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। जो भी जाता है टिकट के लिए जाता है, इन्होंने सीधा टिकट दिया। पिछली बार जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें देखिए उसमें अवतार सिंह भड़ाना जी को हमने नासिर जी ये अरविंद शर्मा जी का टिकट काट देते तो देखते इनकी पार्टी में रहते कि नहीं रहते। आज अवतार सिंह भड़ाना जी को टिकट नहीं मिला, वो कांग्रेस में है, ये फर्क है। मैं बताना चाहता हूं हमारा केंद्र नेतृत्व जो भी फैसला करता है
वो मान्य होता है सबको। और जो भी टिकट, वहां महेंद्र प्रताप जी भी टिकट मांग रहे थे, वहां करण सिंह दलाल जी भी टिकट मांग रहे थे, परंतु आज सब लोग सहयोग करेंगे। ये प्रजातांत्रिक पार्टी है। यहां तो दूसरी जगह से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, कहीं से फिल्म स्टार लेके आना पड़ता है, कहीं क्रिकेट प्लेयर लेके आना पड़ता है, कोई गायक। इन्होंने कई लोगों को कहा कि आइए आइए आइए, परंतु कोई भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हार निश्चित थी। परंतु आज अरविंद शर्मा जी चले गए हैं, वो भी हार का स्वाद चख लेंगे। देखिए, ये तो बिल्कुल अच्छा, आप कैसे देखते हैं दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी रोहतक में इस वक्त? अत्रे साहब, देखिए नासिर भाई, दो चीजें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। दीपेंद्र हुड्डा 3 बार मेंबर पार्लियामेंट में, उनके पास एक अपर एज हमेशा रहा। वो अपर एज क्या था कि उनके पिता 3 बार मुख्यमंत्री थे। जब वो एक अपर एज है, क्योंकि 3 बार तभी बने हैं वो। इस अपर एज को तो आप इनकार नहीं कर सकते, इसको डिनाई भी नहीं कर सकते। दूसरा, जो हुड्डा साहब की 10 साल की जैसे सरकार चली, अशोक तंवर साहब आपके चैनल पे एक इंटरव्यू दे रहे थे, मैंने सुना था। उस वक्त तंवर साहब ने ये बात मान ली थी कि कांग्रेस के हारने का कारण है हुड्डा साहब ने 10 साल में कुछ नहीं किया। जब तंवर साहब ये बात मान रहे हैं तो क्या रोहतक की जनता नहीं इस बात को जानती? रोहतक में तो किया, वो क्या रोहतक को लेकर तो हुड्डा साहब बदनाम रहे हैं। देखिए, हुड्डा साहब रोहतक नहीं, वो लूट में बदनाम रहे हैं। जैसे उड़ार गगन का मामला है रोहतक का। उड़ार गगन की जमीन जो है किसानों से ले ली, बिल्डर को वो रिलीज कर दी। उड़ार गगन का मामला सबको पता है, जिसमें मुख्यमंत्री जी जो हमारे मनोहर लाल जी विधानसभा में कहा कि इसकी सीबीआई जांच करवाएंगे, लेकिन विधानसभा से बाहर आते ही सीबीआई जांच नहीं करवाई। साहब ने 10 साल काम नहीं किया। आपके चैनल पे कहा था, आपके चैनल पे कहा था। नहीं, आपकी पार्टी मतलब आपके नेता एक दूसरे खुद ही नासिर जी, ऐसा मुझे तो कोई इंटरव्यू याद नहीं है, और ना अशोक तंवर जी ने ऐसा कुछ कहा। ये बातें जो आज अत्री जी कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे इन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी है, हमारे नेताओं के बारे भ्रष्टाचार की बात करी। जब भारतीय जनता पार्टी की, सुनिए नासिर जी, सारे कांग्रेस की सरकार में सभी का विकास हुआ है। आप देखिए, कैथल का विकास नहीं हुआ, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने वहां का विकास नहीं किया, अंबाला का विकास नहीं, सब जगह का विकास हुआ है। ये तो प्रोपोगंडा था एक हरियाणा के ऑपोजिशन का कि ये बात में फंसाए। फिर सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, ये तो प्रोपोगंडा था। फिर ये जाके रोहतक से चुनाव क्यों लड़ते हैं? जब ये रोहतक के डेवलपमेंट के बारे चर्चा करते हैं तो क्यों जाकर चुनाव लड़ते हैं? आप क्यों लड़ते हैं? फिर दूसरी बात, अत्रे जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। आप इस सुनिए, वो तो काबिल कौन है कौन नहीं है वो जनता बताती है। वो जनता, सुनिए, वो जनता बताएगी। आप, अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप तो सभी पार्टी को डिस्क्वालीफाई करके अपने आप को सर्टिफिकेट देके मुख्यमंत्री, आपके हाथ में ये नहीं है। सुन लिए मेरी बात, मैंने आपको बड़े, अत्रे जी आप मेरे मित्र हो, बड़े संयम से आपने, मैंने भी सुना। आप सुनिए, आप सर्टिफिकेट ना दीजिए कि क्या जनता करे। जनता के सर्टिफिकेट अभी 23 मई को भी मिलेंगे, इससे पहले भी मिलते रहे। आप उस सर्टिफिकेट लेने की बात करें, ना कि आप सिर्फ सुनिए। तंवर साहब जीत रहे हैं इस बार? बिल्कुल 100% जीत रहे हैं, 110%। नासिर जी, अभी खैर अत्रे साहब ने बताया कि हुड्डा साहब 3 बार रहे मुख्यमंत्री, वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं 5 से 14 तक। मैं जानकारी थोड़ी दुरुस्त करना चाहता हूँ। एमपी की बात करी उन्होंने, एमपी की बात करी थी। मैं अरविंद शर्मा जी की बात आई, अरविंद शर्मा जी की भी बात आई है। अरविंद शर्मा जी के लिए इन करनाल से टिकट के इच्छुक थे, करनाल से उनकी टिकट काट दी गई। उसके बाद अरविंद शर्मा जी अपने समर्थकों के साथ बैठक करते हैं और सोचने के बारे बात कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में वही भगदड़ का माहौल मचता है और वो रोहतक से उनको डिक्लेयर कर देते हैं। बात नहीं कर पाते और सावरिया साहब, नहीं बातें क्यों नहीं होगी? अरे आप सत्ता में हो, आपसे बातें क्यों नहीं होगी? आप सत्ता में हो, आप सत्ता में हो, आपसे बातें क्यों नहीं होगी? आपसे देश भी सवाल पूछ सकता है, हम भी पूछेंगे। आप सत्ता में हो, आप सत्ता में बैठे हो साहब, आप सत्ता में हो। अभी हमारे अत्रे साहब ने कहा कि रोहतक में हम हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं। ये यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जीतने के लिए कहीं नहीं लड़ते। ये इनका चुनाव लड़ना का मकसद है कि किसी ना किसी को हराना होगा। नहीं चलिए ठीक है, मैं एक मिनट सिर्फ सुनिए। मैंने इससे पहले एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो सैनिकों के ऊपर, उसके ऊपर आपने ना तो संज्ञान लिया अभी, ना ही सावरिया साहब का उसके ऊपर जवाब आया। मेरी कंप्लीट, क्या प्रधानमंत्री जी का जो पुलवामा में शहीद हुए पहला वोट मांगने का अधिकार है उनका? क्या बालकोट हमला पहला वोट मांगने का अधिकार है? मुझे ये संक्षेप में बता दूंगा।
बहुत संक्षेप में, वक्त भी नहीं है, एक 2 लाइन में खत्म कह करूंगा। दीजिएगा। देखिए बार बार सर, प्रधानमंत्री जी बालाकोट का जिक्र करते हैं और बार बार वो कहते हैं कि हमें क्रेडिट दो बालाकोट आप दोस्तों का। सैनिक रहे थे, देखिए, क्या सुनिए, सैनिकों के नासिर नाम जी, पर- मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं बालाकोट का क्रेडिट देते हैं। मैं कहता हूं कि ठीक है, बोले ना। हम तैयार है आपको बालाकोट का क्रेडिट देने के लिए, लेकिन पुलवामा की जिम्मेवारी कौन लेगा? ठीक है, उसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते? पुलवामा हमले पे भी वोट मांग रहे हैं। कुरैशी जी, ये इलेक्शन एक भारतवर्ष की सरकार को बनाने के लिए है और भारत जनता समझ चुकी है कि एक सशक्त और करप्शन फ्री निर्णय लेने वाली सरकार जो है वो मोदी जी सर, पुलवामा पे वोट मांगने का अधिकार है या नहीं? भ्रष्टाचार पे आप बात मत घुमाइए। पुलवामा पे वोट मांगने का अधिकार है, आपके नाम पर किसी को वोट नहीं मांगना चाहिए। कोई फौज की वोट पे नहीं। देखिए प्रधानमंत्री ने मांगी है वोट। प्रधानमंत्री जी पीछे उन इनको सैनिकों तो की फोटो ऐसा लगी थी, गोपिया हो गया है। मैं भी एक और जब पुलवामा हुआ था, मोदी जी तो एक बहादुर का काम नहीं करके सर, आया एक हूं। सर, सवाल को फोबिया नहीं कहिए, अधिकार है मैं पूछना हमारा। सर एक मिनट, अब मैं खत्म कर रहा हूं। क्या दुष्यंत चौटाला आ रहे हैं हिसार में मैदान में? जाहिर सी बात है, आ दुष्यंत रहे जी हैं, आ रहे हैं 100%। चुनाव के अंदर आ रहे हैं, दुष्यंत जी ने कहा है। उनकी बात सुनो, चुनाव में आ रहे, चुनाव लड़ने नहीं, नहीं आ रहे। मैदान चुनाव लड़ने चुनाव लड़ने के लिए आते हैं कैंडिडेट और किसी बनकर- कैंडिडेट बनकर ही आज भी दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है कि चुनाव लड़ूंगा मैं हिसार से, मुझे टिकट पार्टी को उन्होंने अपना जो प्रक्रिया है वो कर दी है। आज की इस डिस्कशन पर अपनी टिप्पणी बहुत संक्षेप में, कुछ सेकंड्स में, जावेद साहब। देखिए, अभी कुछ प्रत्याशी आने बाकी हैं, लेकिन इस बार जो है घमासान है काफी, क्योंकि जो है जातीय समीकरणों के आधार पर कई राजनीतिक दल भी खड़े हो गए जी, और वो जो है सब चुनाव मैदान में आएंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो अपनी प्रेजेंस भी स्थापित करेंगे और मतों का बंटवारा भी करवाएंगे। तो मुकाबला बड़ा जो है दिलचस्प होगा और कड़े संघर्ष वाला होगा बहुत बहुत सभी दलों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र सिंह जादौन साहब, आनंद संवारिया जी, तरुण भंडारी जी, प्रेमन अत्रे साहब, भाग सिंह दमदमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नेता आपसे कहेंगे कि हम जात पात पर राजनीति नहीं करते, धर्म की राजनीति नहीं करते, वो सिर्फ कहेंगे आप हकीकत में जात पात और धर्म से ऊपर उठकर वोट डालिएगा। नमस्कार।